Hello students, welcome in the online classes of MDN School Class. As you know, we are on 6th lesson of Public Ed of 11th class. आज हम 11th क्लास का पब्लिक एड का 6th लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है संगठन के आधार एवं सिद्धांत। आज हम क्या है, हमारा लेसन है जो संगठन के आधार एवं सिद्धांत में क्या है, केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीयकरण के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या, जो केंद्रीयकरण का अर्थ क्या है, मतलब केंद्रीयकरण क्या होता है। जब निम्न स्तर के अधीनस्थ कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारी और अधिकारियों को अपने सभी कार्यों और निर्णयों के लिए उच्च अधिकारियों से आदेश प्राप्त करना आवश्यक हो तो ऐसी पद्धति को केंद्रीकृत व्यवस्था कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है, जब निम्न स्तर के मतलब अधीनस्थ कार्यालयों में क्या है, जो मतलब अधीनस्थ मतलब नियंत्रण में रहकर जो मतलब जो कार्य, जो निम्न स्तर के जो कार्यालय हैं और उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं और अधिकारियों को अपने सभी कार्यों और निर्णयों के लिए जो उच्च अधिकारी है उससे आदेश प्राप्त करना आवश्यक हो यानी जरूरी हो तो ऐसी पद्धति को हम क्या कहते हैं, केंद्रीकृत व्यवस्था कहते हैं या केंद्रीयकरण कहते हैं। मतलब मैं एक बार दोबारा फिर रिपीट कर रही हूँ। जो क्या निम्न स्तर के जो कार्यालयों में जो अधीनस्थ कर्मचारी और अधिकारियों को अपने सभी कार्यों एवं निर्णयों के लिए क्या है, उच्च अधिकारियों से आदेश प्राप्त करना जरूरी हो तो ऐसी पद्धति को हम क्या है, केंद्रीकृत व्यवस्था कहते हैं। आइए अब हम क्या है, जो केंद्रीयकरण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। संगठन के संबंध में कई समस्याएं हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण समस्या है जो प्रशासकीय संगठन को क्या है, केंद्रित रखा जाए या उसका विकेंद्रीकरण किया जाए। मतलब कहने का अर्थ है, जो संगठन के संबंध में क्या है, कई समस्याएं हैं, जिनमें क्या सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह है कि जो प्रशासकीय संगठन को क्या है, एक केंद्रित रखा जाए या उसका विकेंद्रीकरण कर दिया जाए। जॉन डी विलेट, एल डी वाइट, विलोबी के अनुसार केंद्रीकरण को एवं विकेंद्रीकरण विवाद संगठन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मतलब विवाद संगठन का क्या है, जो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण क्या है, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रशासन की समस्त शक्तियां पद सोपान की विभिन्न श्रेणियों से होती हुई अगर एक स्थान पर केंद्रित हो जाती हैं तो इसे केंद्रीकरण कहेंगे। मतलब कहने का अर्थ है, जैसे पद सोपान में मतलब श्रेणी के अनुसार, सीढ़ी के अनुसार कार्य करते हैं। यदि मतलब क्या है, प्रशासन के अंदर क्या जो विभिन्न श्रेणियों से होती हुई मतलब क्या है, जैसे पद सोपान के अंदर क्या है, श्रेणियों के अनुसार कार्य किया जाता है, सीढ़ी के अनुसार कार्य किया जाता है। अगर पद सोपान की विभिन्न श्रेणियों से होती हुई अगर एक स्थान पर वो सारी शक्तियां केंद्रित हो जाती हैं तो इसे क्या कहते हैं, हम केंद्रीयकरण कहेंगे। और जब प्रशासन की शक्तियां निम्न स्तर की विभिन्न शाखाओं में केंद्रित हो जाती हैं, विकेंद्रित हो जाती है यानी बट जाती हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, विकेंद्रीकरण कहेंगे। मतलब क्या है, जो केंद्रीकरण को क्या है, अगर मतलब सीढ़ी के अनुसार मतलब जैसे पद सोपान के अंदर जो क्या है, श्रेणी के अनुसार उसमें कार्य करते हैं। यदि मतलब एक के पास वो सारी शक्तियां क्या है, इकट्ठी हो जाती हैं, एक के पास आकर केंद्रित हो जाती हैं, उसको केंद्रीयकरण कहेंगे। अगर क्या है, विकेंद्रीयकरण, अगर क्या जो निम्न स्तर की जो विभिन्न शाखाओं में विकेंद्रित हो जाती हैं, बट जाती हैं, उसको हम विकेंद्रीयकरण कहेंगे। और आर्थिक नियोजन, प्रतिरक्षा एवं राष्ट्रीय एकीकरण के लिए केंद्रीयकरण जरूरी है। जबकि लोकतांत्रिक शासन पद्धति का यह कहा जाए कि जो स्थानीय स्वायत्ता यानी स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाए और निर्णय प्रक्रिया में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाया जाए, यानी लोकतंत्र की जड़ों तक पहुंचने के लिए विकेंद्रीकरण आवश्यक है। मतलब कहने का अर्थ है, मतलब राष्ट्रीय, जबकि जो लोकतांत्रिक शासन पद्धति का यह कहा जाए कि जो स्थानीय क्या है, जो स्थानीय स्वतंत्रता को बढ़ा दिया जाए और जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है
उसमें क्या है, अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो, हिस्सेदारी हो। और यानी जब लोकतंत्र की जड़ों तक पहुंचने के लिए क्या है, विकेंद्रीयकरण आवश्यक है। यानी क्या है, विकेंद्रित करना मतलब बांटना। ये तो हमने क्या था, जो केंद्रीयकरण है और विकेंद्रीयकरण के विषय में पढ़ा। अब हम क्या, जो केंद्रीयकरण की परिभाषा है उसके विषय में पढ़ेंगे। एल डिवाइड के अनुसार सरकार की निम्न तल से उच्च तल की ओर प्रशासकीय सत्ता के स्थानांतरण की प्रक्रिया को केंद्रीयकरण कहा जाता है। मतलब क्या है, एल डिवाइड के अनुसार, एल डिवाइड का कहने का क्या कथन है, मतलब क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या है, सरकार के जो निम्न मतलब निचले तल से उच्च तल की ओर क्या है, जो निचले तल से उच्च तल की ओर प्रशासकीय सत्ता में के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या है, मतलब निम्न तल से उच्च तल की ओर स्थानांतरण करने की प्रक्रिया को क्या है, केंद्रीयकरण कहा जाता है। और जो हमारे विलोबी हैं, मतलब जो विद्वान हैं, उनके अनुसार, विलोबी के अनुसार अत्यधिक केंद्रीयकृत व्यवस्था में स्थानीय इकाइयां केवल कार्यवाहक अभिकरणों के रूप में काम करती हैं। मतलब कहने का अर्थ है, विलोबी का मत है, जो हमारे विद्वान हैं उनका कहना है कि जो अत्यधिक केंद्रीय व्यवस्था में जो स्थानीय इकाई हैं केवल जो कार्यवाहक जो कार्य के रूप में काम करती हैं और उन्हें अपनी पहल से कार्य करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती। मतलब क्या है, उन्हें अपनी मतलब पहल उनसे नहीं होती, मतलब अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करने की उनके पास कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती। प्रत्येक कार्य केंद्रीय कार्यालय की ओर से किया जाता, मतलब आदेश दिया जाता, फिर उसके अनुसार क्या है, वो कार्य पूरा किया जाता है। जैसे कि केंद्रीकृत व्यवस्था का श्रेष्ठ उदाहरण क्या है, जो हम फ्रांस की प्रणाली है उससे लेते हैं। मतलब कौन सा, जो केंद्रीकृत व्यवस्था का उदाहरण है, किससे, फ्रांस की प्रणाली से। वहां समूचे देश को 90 डिपार्टमेंटों में विभक्त कर दिया गया है। मतलब फ्रांस के अंदर क्या है, जो पूरे देश को 90 डिपार्टमेंट बना दिए, मतलब 90 डिपार्टमेंटों में बांट दिया। इन डिपार्टमेंटों में के सर्वोच्च अधिकारी को प्रीफेक्ट कहते हैं। मतलब जो उच्च अधिकारी है, मतलब जो 90 डिपार्टमेंट बनाए हैं, उन 90 डिपार्टमेंट के जो उच्च अधिकारी हैं उनको क्या कहते हैं, प्रीफेक्ट कहते हैं। ये मुख्य कार्यालय के कार्यवाहक के रूप में कार्य करते हैं। मतलब किसके, जो मतलब उच्च अधिकारी हैं वो कार्यालय के मतलब कार्यवाहक के रूप में कार्य करते हैं। मतलब ये आदेश देते हैं, मतलब कार्य करने के लिए जो मतलब इनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो क्या है, इसके उच्च अधिकारी के आदेश के अनुसार कार्य करते हैं। अब हमने क्या है, ये तो केंद्रीयकरण के विषय में पढ़ा था, केंद्रीयकरण का अर्थ, केंद्रीयकरण की परिभाषा। अब हम क्या है, जो विकेंद्रीयकरण का अर्थ है उसके विषय में पढ़ेंगे। जिस शासकीय व्यवस्था में स्थानीय शासन करने वाली निम्न स्तरीय संस्थाओं या अधिकारियों को अपने विवेक से कार्य करने की अधिक शक्ति दी गई है, उसे क्या कहते हैं, विकेंद्रीकृत व्यवस्था कहते हैं या विकेंद्रीकरण। मतलब कहने का अर्थ है, जिस शासकीय व्यवस्था में मतलब जो स्थानीय शासन करने वाली जो निम्न स्तर की, जो निचले स्तर की जो संस्थाएं हैं, उनके जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो अपने विवेक से यानी अपने बल से कार्य करने की, मतलब अपने बल से अपने अनुसार कार्य करने की उनको शक्ति दी गई है, उसको क्या कहते हैं, विकेंद्रीकृत व्यवस्था कहते हैं। ये तो था विकेंद्रीकरण का अर्थ। और अब हम क्या है, जो विकेंद्रीकरण की परिभाषा है उसके विषय में पढ़ेंगे। ऑर्थर डब्ल्यू मैकमोहन के अनुसार यदि किसी विषय में निर्णय करने की सुविधा केवल केंद्रीय कार्यालय को प्राप्त हो तब उसे हम केंद्रीयकरण ही कहेंगे। और मतलब इसके विपरीत, मतलब कहने का अर्थ है, जब मतलब किसी कार्यालय में जो निर्णय लेने की सुविधा किसके पास हो, केंद्रीय कार्यालय के पास हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, केंद्रीयकरण कहेंगे। फिर इसके विपरीत, मतलब इसके उल्ट, यदि सत्ता और निर्णय करने की शक्ति क्षेत्रीय कार्यालय और अधिकारियों को दी गई है
तब हम इस व्यवस्था को क्या है, विकेंद्रीयकरण कहेंगे। मतलब कहने का अर्थ है इसमें बिल्कुल केंद्रीयकरण के विपरीत है। विकेंद्रीयकरण में मतलब इसके अंदर जो क्या है, जो निर्णय लेने की जो शक्ति है, मतलब क्षेत्रीय कार्यालय और जो मतलब अधिकारियों को जो शक्ति दी गई है और अपने बल के अनुसार वो कार्य करते हैं, तो हम इसको क्या है, विकेंद्रीयकरण कहेंगे। मतलब कहने का अर्थ है कि जो प्रशासन में कभी केंद्रीयकरण तो कभी विकेंद्रीयकरण की स्थिति आती रहती है। मतलब कहने का अर्थ है मतलब भी प्रशासन के अंदर क्या है, जो केंद्रीयकरण तो कभी विकेंद्रीयकरण की स्थिति आती रहती है। और व्यवहारिक रूप में किसी संगठन में न तो पूर्ण केंद्रीयकरण हो सकता है, मतलब कहने का अर्थ है क्या है, किसी संगठन के अंदर क्या पूर्ण रूप से न तो केंद्रीयकरण हो सकता है और न ही विकेंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण का निदान कुछ कारणों से होता है जो निम्नलिखित हैं। आइए अब हम इनको क्या है, विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम क्या जो केंद्रीयकरण व विकेंद्रीयकरण के निर्णय करने वाले कारण के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, प्रशासकीय उत्तरदायित्व। मतलब कहने का प्रशासनिक अधिकारियों का अपने कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायित्व होता है। मतलब कहने का अर्थ है जो प्रशासकीय उत्तरदायित्व मतलब क्या है, जो प्रशासकीय उत्तरदायित्व है वो जो प्रशासनिक अधिकारियों को अपने कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मतलब उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेवारियां, और उत्तरदायित्व खो जाने के डर से ये अधिकारी अपनी शक्तियों और अधिकारों का क्षेत्रीय कार्यालयों को हस्तांतरण करते समय संकोच करते हैं। मतलब कहने का अर्थ है जो उत्तरदायित्व मतलब जो उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनके खो जाने के डर से जो ये अधिकारी हैं अपनी शक्तियों और अधिकारों को क्या है, क्षेत्रीय कार्यालयों को उसके अंदर हस्तांतरण करते समय क्या है, संकोच करते हैं, अर्थात शक्तियां केंद्रित रहती हैं। और इसके विपरीत यदि कोई ऐसा प्रशासनिक कार्य है जिसमें उत्तरदायित्व की कम आवश्यकता है तो उसे क्या है, विकेंद्रित किया जा सकता है। मतलब कहने का अर्थ है केंद्रीकरण के अंदर क्या है, उत्तरदायित्व की आवश्यकता होती है, और जिस कार्य के अंदर मतलब क्या है, जिस प्रशासनिक कार्य के अंदर उत्तरदायित्व की कम आवश्यकता होती है उसे किस में किया जाता है, विकेंद्रीकरण किया जाता है। उसका क्या है, जो मतलब कोई कार्य उसको मतलब कार्य को बांट दिया जाता है। और जो केंद्रीकरण में क्या है, एक उच्च अधिकारी के पास सारी शक्तियां आकर इकट्ठी हो जाती हैं, और विकेंद्रीकरण में क्या है, उनको क्या है, जो निम्न स्तर के जो कर्मचारी हैं अधिकारी हैं उनके अंदर क्या है, विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। इसलिए इसका जो प्रशासकीय उत्तरदायी है इसमें क्या है, मतलब क्या है, जो उत्तरदायित्व जो जिम्मेवारी है मतलब वो किसमें, मतलब ज्यादा उत्तरदायित्व की जो जिम्मेवारी वो क्या है, केंद्रीकरण में होती है, और जिसमें क्या है, जिस प्रशासनिक कार्य में क्या है उत्तरदायित्व की आवश्यकता कम होती है उसको क्या है, विकेंद्रित किया जा सकता है। अब हमारा क्या है, संगठन की अवस्था। यदि कोई संगठन नया स्थापित हुआ हो तो उसकी शक्तियों का केंद्रीकरण करना आवश्यक है। मतलब कहने का अर्थ है यदि कोई संगठन नया मतलब कोई नया संगठन बनाया गया है, नया संगठन स्थापित किया गया है, तो उसकी जो शक्तियां हैं उसका केंद्रीयकरण करना जरूरी है। यदि कोई संगठन काफी पुराना है और कर्मचारी अपने कर्तव्यों से भली भांति परिचित हैं तो उसे विकेंद्रीकरण की स्थिति प्रदान की जा सकती है। मतलब कहने का इसका अर्थ ये है जब संगठन नया स्थापित होता है तो उसकी जो शक्तियों का केंद्रीकरण करना जरूरी है। मतलब उसके अंदर जो उच्च अधिकारी है, जो उसके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, मतलब क्या उच्च अधिकारी का कार्य क्या है, आदेश देना, और उसके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं अधिकारी हैं उन आदेश का पालन करना। मतलब उच्च अधिकारी के पास शक्ति रहना,
ये तो क्या है, केंद्रीयकरण। और विकेंद्रीकरण क्या है, मतलब जब कोई संगठन काफी पुराना है और उसके जो कर्मचारी हैं अपने कर्तव्यों से क्या है, भली भांति क्या है, परिचित है। मतलब जितना जो पुराना संगठन होगा और उस पुराने संगठन में जो कर्मचारी अधिकारी हैं, क्योंकि वो अपने जो कार्य से भली भांति क्या है, कर्तव्यों से भली भांति परिचित होते हैं, तो उसको क्या है, विकेंद्रीकरण की स्थिति प्रदान की जाती है। मतलब उसके अंदर जो कार्य है, जो अधिकार हैं, सक्रिय हैं, उनको विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है। अब हमारा क्या है, थर्ड, नीतियों का स्थायित्व। यदि किसी संगठन में परिस्थितियों के अनुसार नीतियां और कार्यक्रम परिवर्तित होते रहते हैं तो उसे केंद्रित किया जाना आवश्यक है। मतलब कहने का अर्थ है, यदि किसी संगठन के अंदर क्या है, जो संगठन है उसमें परिस्थितियां, मतलब परिस्थितियां कैसी, उस परिस्थितियों के अनुसार उसके अंदर जो नीतियां बनाई गई हैं, जो कार्यक्रम क्या उनमें परिवर्तित होते रहते हैं। मतलब स्थिति के अनुसार क्या है, जो परिस्थिति है, परिस्थिति के अनुसार जो उनकी नीतियां हैं, जो कार्यक्रम है, उनमें परिवर्तन होते रहते हैं। किसमें, जो केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण के जो निर्णय करने वाले कारण हैं, जो मतलब नीतियों का स्थायित्व, इसके अंदर क्या है, जो हमारी परिस्थितियों के अनुसार इसमें नीतियों और कार्यक्रमों में परिवर्तन होते रहते हैं, तो उसे क्या है, केंद्रित किया जाना आवश्यक है। मतलब जैसे जैसे नीतियों का स्थायित्व, उसमें क्या है, उसका केंद्रीयकरण, मतलब एक के हाथ में जो उच्च अधिकारी है उसके हाथ में जो शक्ति जाना। और इसके विपरीत यदि संगठन की नीतियां स्थायी रहती हैं तो उन्हें विकेंद्रीकरण के माध्यम से कार्य किया जा सकता है। मतलब कहने का अर्थ है, यदि मतलब साफ साफ, यदि संगठन के अंदर जो परिस्थितियों के अनुसार उसके नीतियों और कार्यक्रमों में परिवर्तन होता रहता है तो उसका केंद्रीयकरण किया जाता है। मतलब एक उच्च अधिकारी को क्या वो शक्तियां सौंप दी जाती हैं। और विकेंद्रीयकरण में मतलब जो नीतियां स्थायी रहती हैं तो उसको क्या है, तो उसके विकेंद्रीयकरण के माध्यम से उसमें कार्य किया जा सकता है। कर्मचारियों की योग्यता। संगठन में केंद्रीयकरण विकेंद्रीयकरण कार्य करते कर्मचारियों की जो दक्षता पर भी निर्भर करता है। मतलब कहने का अर्थ है, जो संगठन के अंदर जो केंद्रीयकरण है, विकेंद्रीयकरण के कार्य करते, मतलब जो कर्मचारी हैं, जो केंद्रीयकरण के आधार पर, विकेंद्रीयकरण के आधार पर जो कार्य करते हैं, मतलब क्या है, जो उनके यदि कर्मचारी निपुण है, योग्य व सक्षम है तो उन्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जा सकती है। मतलब यदि जो कर्मचारी अपने कार्य को करने में निपुण है और योग्य है और सक्षम है तो मतलब जो उनके अपने निर्णय लेने के लिए उनको क्या है, स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। मतलब क्या है, वो अपने अनुभव के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर और क्या है, अपने कार्य में निपुण होने के आधार पर क्या है, वो क्या अपनी स्वतंत्रता से निर्णय ले सकें। और इसके विपरीत यदि कर्मचारी अयोग्य है, भ्रष्ट एवं कामचोर है, मतलब क्या है, काम से जी चुराता है, तो उन्हें क्या है, कर्तव्य परायण बनाने के लिए शक्तियों का केंद्रीयकरण आवश्यक है। मतलब इसके अंदर क्या है, जो कर्तव्य परायण बनाने के लिए मतलब अपने कर्तव्य के अनुसार कार्य करे तो उसके अंदर क्या है, जो शक्तियां हैं उसका केंद्रीयकरण आवश्यक है। मतलब क्या है, उच्च अधिकारी के हाथ में शक्ति देना और उसके नियंत्रण में रहकर जो बाकी कर्मचारी अधिकारी हैं, मतलब उच्च अधिकारी के नियंत्रण में रहकर कार्य करें। अब हमारा नेक्स्ट है कार्यों की प्रकृति। कार्यों का स्वरूप भी केंद्रीयकरण अथवा विकेंद्रीकरण को कई प्रकार से प्रभावित करता है। मतलब जो कार्यों की प्रकृति है, मतलब कैसे कार्यों को करते हैं, मतलब जो कार्यों का स्वरूप क्या है, जो मतलब कार्यों का स्वरूप भी क्या है, केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण को कई प्रकार से प्रभावित करता है। क्यों, क्या, कार्यों का स्वरूप, तकनीकी प्रकृति के कार्यों का विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। जो तकनीकी के आधार पर जो कार्य है उनका क्या है, विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। उसमें क्या है, विकेंद्रीकरण के आधार पर बांट देते हैं। यदि संगठन के द्वारा एक प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं तो वहाँ केंद्रीयकरण आवश्यक हो जाता है। मतलब कहने का अर्थ है, तकनीकी के आधार पर तो क्या है, उन कार्यों का हम विकेंद्रीकरण कर देते हैं, मतलब बांट देते हैं। यदि संगठन के द्वारा मतलब क्या है, संगठन के द्वारा एक ही प्रकार का कार्य किया जा रहा है
तो उसका केंद्रीयकरण आवश्यक है। मतलब क्या है, मतलब एक विभाग के में क्या है, एक उच्च अधिकारी का होना, और उस उच्च अधिकारी के अनुसार क्या जो आदेश देता है, जो उसके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो आदेश के अनुसार क्या है, कार्य करते हैं। अब हमारा क्या है, बाहरी तत्व। कुछ बाहरी तत्व भी संगठन की केंद्रीयकरण अथवा विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव डालते हैं। मतलब क्या है, जो बाहरी तत्व हैं, क्या जो संगठन का जो केंद्रीयकरण है, विकेंद्रीयकरण की जो प्रक्रिया है, उस पर भी प्रभाव डालते हैं। इन तत्वों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, किंतु बाहरी तत्वों की। और सामान्यतः ये तत्व क्या है, अगर लिखित होते हैं, जैसे क्या है, नागरिक की प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करना। मतलब जो नागरिक है उसकी प्रशासन में क्या है, जो भागीदारी है, हिस्सेदारी है, वो सुनिश्चित करना। मतलब जनमत का पक्ष, जनता का, और राजनीतिक दलों पर दबाव, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सामाजिक परिवर्तन। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है उस टॉपिक को आप अच्छे से क्या है, लर्न करोगे, कॉपी पर राइट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।